हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मराठा समाज। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि मराठों के उदय के क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे मराठों के उदय के कारण। ठीक है, मराठा साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मराठा का उदय के क्या कारण रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मराठाओं की भौगोलिक अवस्थिति। साथ ही हम लोग जानेंगे कि औरंगजेब के धार्मिक नीति एवं दक्कन नीति। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही कि महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक आंदोलन कैसे कैसे हुए। सामाजिक धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत की स्थिति। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रही हूँ और इसका लॉन्ग कहानी में बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिएगा कि मराठाओं की भौगोलिक स्थिति ने उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मराठे जो कोंकण इत्यादि पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध नीति से युद्ध लड़ते थे, जिनसे उन पर विजय हासिल करना अत्यंत कठिन था। ठीक है, तो ये कौन सा पद्धति अपनाते थे? गुरिल्ला युद्ध नीति। इसके बाद अगर देखा जाए तो औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्कन नीति में भी मराठाओं के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी के समकालीन महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भी स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना में योगदान दिया है। और अगर हम लोग देखें तो समकालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति ने शिवाजी के उत्थान का अवसर भी प्रदान किया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दक्कन में, ठीक है, दक्कन में इस समय क्या था? बीजापुर। दक्कन में इस समय बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर जैसे राज्य थे। अहमदनगर जैसे क्या थे? राज्य थे। ठीक है, जो आपसी संघर्षों में क्या रहते थे? व्यस्त रहते थे। और मराठाओं का अगर इतिहास के बारे में कहा जाए, मराठाओं का इतिहास तो ग्रांट डफ नामक इतिहासकार ने लिखा है। इसके बाद अगर हम लोग जाने कि मराठा में यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि शिवाजी दक्षिण भारत की स्थिति में क्या होते हैं? इनको उत्थान करने का अवसर प्रदान होता है। तो अब हम लोग जानेंगे शिवाजी। तो शिवाजी का जीवन परिचय अगर हम लोग देखें, जीवन परिचय, ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि सबसे पहले जानेंगे कि शिवाजी का प्रारंभिक जीवन कैसा था। ठीक है, शिवाजी का शुरुआती जीवन कैसा था? शिवाजी किस किस युद्ध में विजय हुए? शिवाजी की विजय के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक, इसके अंतर्गत ही हम लोग जानेंगे कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था। शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंतर्गत में जानते हैं। और यहीं से हम लोग इनके संधियों के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सा संधि किए हैं
और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, ठीक है। तो अगर हम लोग शिवाजी का प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग, जो कि पूना में है, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई, ठीक है। और इनके अगर आध्यात्मिक गुरु कहें, आध्यात्मिक गुरु, तो समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास। और राजनैतिक गुरु के बारे में बात किया जाए, राजनैतिक गुरु, तो ये दादा कोंडा देव थे, ठीक है। इसके बाद शिवाजी का उद्देश्य अगर बात किया जाए कि शिवाजी का उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना इनका मेन मकसद था। और इन्होंने उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, जैसे हिंदू धर्मोद्धारक, जैसी इन्होंने उपाधियां ग्रहण की थी। यानी आप कह सकते हैं कि शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट, ठीक है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले प्रारंभ में बीजापुर के सेवा में थे। ये जो थे पहले बीजापुर के सेवा में थे। और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो दादा कोंडा देव हैं और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास ने दास बोध नामक पुस्तक भी लिखी थी। और 10 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। और शिवाजी का एक ही उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना। इसलिए उसने हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की। और 16 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, शिवाजी ने अपना विजय अभियान आरंभ कर दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि शिवाजी ने कौन कौन से विजय आरंभ किए थे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो शिवाजी की विजय, ठीक है, तो शिवाजी के विजय के बारे में बात अगर हम लोग करें तो 1643 में, ठीक है, सिंहगढ़ किला जो कि बीजापुर में है, ठीक है, इसे जीता। साथ ही साथ कहें तो 1646 में तोरन पर इन्होंने विजय किया, तोरन पर विजय हासिल किया। 1656 में इन्होंने जावली महत्वपूर्ण विजय हासिल किया। जावली महत्वपूर्ण विजय हासिल किए कहाँ से? चंद्रराव मौर्य से। चंद्रराव मौर्य, इनसे इन्होंने विजय हासिल किया। इसके बाद अगर देखें तो 1658 में, ठीक है, इन्होंने रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने, ठीक है। तो इसमें अगर देखें
तो 1656 में शिवाजी ने मराठों के सबसे बड़े नेता चंद्रराव मौर्य को पराजित करके जावली पे अधिकार कर लिया था और 1658 में रायगढ़ किले पे भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। ठीक है, कहें तो मुगलों के खिलाफ भी शिवाजी की विजय रही है, जैसे कि 1600 ठीक है 1657 में 1657 में मुगलों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा गया था। मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया जिसे कोकन युद्ध कहते हैं, यानी कोकन पे भी शिवाजी ने विजय प्राप्त किया है। ठीक है, साथ ही साथ शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण विजय या अभियान कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण अभियान हुआ था, विजय या नहीं कहिए, अभियान कहिए, ये कर्नाटक अभियान है। कर्नाटक अभियान। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो शिवाजी ने जिंजी पे भी अधिकार कर लिया था। जिंजी पर अधिकार किया। ठीक है, और साथ ही साथ दक्षिण में अपनी राजधानी भी बनाई। दक्षिणी राजधानी भी शिवाजी ने बनाया है। यानी आप कह सकते हैं कि शिवाजी का मुगलों से सामना पहली बार, ठीक है, 1657 में कोकन अभियान के दौरान हुआ था और इस अभियान में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए विजय हासिल की थी। 1660 तक आते आते शिवाजी दक्कन में मुगलों और बीजापुर के मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए। ठीक है, और 1659 में बीजापुर के शासक ने अफजल खान नामक सैन्य अधिकारी को शिवाजी की खात्मे के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां की ही हत्या कर दी। और 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, और 1663 में शिवाजी के खिलाफ शाइस्ता खां ने अभियान किया और इस अभियान में शिवाजी ने शाइस्ता खां को भागने पे विवश कर दिया। और इसी बीच में क्या होता है कि 1664 में शिवाजी ने मुगल अधिकार वाले सूरत को लूटा और 1665 में औरंगजेब ने राजपूत कमांडर राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए भेजा और राजा जय सिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया और एक संधि के लिए मजबूर कर लिया और यही संधि पुरंदर के संधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो यह जो संधि होती है कौन करवाते हैं? राजा जय सिंह। तो पुरंदर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 1665 में किया गया था। ठीक है, इस संधि के अनुसार राजा जय सिंह ने शिवाजी को बोला कि 23 किले मुगलों को दिए। ठीक है, शिवाजी ने जो विजय हासिल किया था उसमें से 23 किले मुगलों को उन्होंने रिटर्न कर दिया। मुगलों को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ सहायता देने का भी वायदा किया। ठीक है, वायदा मतलब वादा, प्रॉमिस, वायदा किया। और मुगलों ने 5000 का, ठीक है, 5000 का मनसब संभाजी को दिया था। संभाजी को दिया। ठीक है, और इसी में आप देखिएगा कि औरंगजेब जो होते हैं शिवाजी को मार देते हैं, मतलब कि शिवाजी की जैसी मृत्यु होती है
वो संभाजी को कैद कर लेंगे और यहाँ से उनके मराठा का संबंध खराब हो जाता है। तो पुरंदर की संधि में हम लोग देखते हैं कि इस संधि के अनुसार शिवाजी के द्वारा जीते गए 35 किलो में से, ठीक है, कितने किले थे? 35 में से 23 किले जो होते हैं वो मुगलों को वापस लौटा दिए गए और इन 23 किलों में से सबसे प्रसिद्ध किला कोडाना का किला था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध किला अगर बोला जाए, सबसे प्रसिद्ध किला अगर बोला जाए तो कोडाना का किला था, ठीक है। इसके बाद देखें तो शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ, ठीक है, मुगलों को दक्कन में सहायता देने का वायदा भी किया और मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब देने का प्रावधान किया, बशर्ते संभाजी मुगल सेवा में उपस्थित हो, ठीक है। अब शिवाजी ने जयसिंह के इस अनुरोध को भी स्वीकार किया और वे मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी इसी के बीच में क्या होता है कि 1666, ठीक है, 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं, मुगल दरबार में उपस्थित हुए। इसी के बीच क्या है कि औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को, ठीक है, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। और इसी के बीच में क्या होता है कि कुछ ही समय पश्चात यहाँ से शिवाजी भाग जाते हैं, ठीक है। शिवाजी भागकर दक्षिण भारत पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दक्षिण भारत पहुँचे 1666 में, ठीक है। तो औरंगजेब ने शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया और इसी छल से क्या होता है कि औरंगजेब शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लेते हैं, लेकिन शिवाजी यहाँ से भागकर सीधे दक्षिण भारत पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसके बीच में आप देखिएगा कि अब शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह होता है, राज्याभिषेक समारोह होगा जिसमें शिवाजी ये जो राज्याभिषेक समारोह होता है ये रायगढ़ में आयोजित होता है। कहाँ होता है? तो रायगढ़ में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रायगढ़ में आयोजित किया जाता है यह समारोह, ठीक है। और ये 1674 AD में किया जाता है। इसके बाद यहाँ के जो प्रमुख पुरोहित होते हैं, पंडित, ठीक है, जो कि ये सब समारोह को कंप्लीट करते हैं, वो होते हैं पंडित गंगा भट्ट। उसके बाद है कि यहीं पे शिवाजी ने एक उपाधि धारण की थी, ठीक है, छत्रपति, जिसे हम लोग छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इन्होंने चौथ एवं सरदेशमुखी का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त किया, वैधानिक अधिकार इन्होंने दिया, ठीक है। चौथ और ये जो सरदेशी मुखी है तो ये एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म उद्धारक भी कहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं
कि शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह को 1674 एडी में रायगढ़ जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और इस समारोह के प्रमुख अतिथि या पुरोहित काशी के पंडित गंगा भट्ट थे। और इस समारोह में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और अपने राज्य को स्वराज्य घोषित किया था। और यहीं पे शिवाजी ने स्वयं को हिंदू धर्म उद्धारक भी बताया है। शिवाजी ने 1674 में ही रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित की। और इसी समारोह के पश्चात शिवाजी ने चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त किया। और इसी में क्या होता है कि शिवाजी की मृत्यु भी हो जाती है 1680 एडी के आसपास। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या कहानी होती है। ठीक है, पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु 1680 एडी में हो जाती है। ठीक है, इसी बीच आप देखिएगा कि इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, शिवाजी के मृत्यु के बाद अगर आप देखिएगा तो अब संभाजी गद्दी पे बैठे। संभाजी गद्दी पे बैठे। ठीक है, इसके बाद 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी। संभाजी की हत्या करवा दी और इनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया था। इस पर जैसे ही संभाजी की हत्या होती है, इनके पुत्र तो मुगल बादशाह के हिरासत में थे। तो राजा राम, इनके भाई राजा राम सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठे। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को भी परिवर्तित कर दिया। जो रायगढ़ में था वहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी को भी बदल दिया और अब कहाँ लिया, जिंजी। इसके बाद इन्होंने एक नए पद का सृजन किया। एक नए पद का सृजन किया जिसे प्रतिनिधि कहते हैं। जिसे प्रतिनिधि कहते हैं। अगर आप देखें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो होता है राजा राम, ठीक है, सिंहासन पर बैठा। अब शिवाजी के दो पुत्र थे, राजा राम थे और संभाजी थे। अब संभाजी जो थे उदंग स्वभाव के था। अपनी मृत्यु के समय शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में भी ये कैद कर रखा था। यानी कि संभाजी जो थे एक अच्छे शासक नहीं थे और इसीलिए शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। लेकिन कुछ ही समय पश्चात संभाजी ने राजा राम को गद्दी से हटाकर स्वयं मराठों के छत्रपति बन गए। अब संभाजी एक योग्य शासक सिद्ध नहीं हुए। इन्हीं के काल में मराठाओं सरदारों का विद्रोह शुरू हो गया और इन्होंने 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था। और उन्होंने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को भी प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। 1689 में क्या होता है कि इनकी राजधानी रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण के दौरान संभाजी की हत्या हो जाती है। ठीक है, 1689 में। और संभाजी की पत्नी जो रहती हैं यशुबाई और पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में ही कैद कर लिया गया। अब इसके पश्चात राजा राम जो है मराठाओं के छत्रपति घोषित किए गए, जो कि 1689 से लेकर 1698 तक मराठाओं की राजधानी जिंजी रहती है। कब तक? 1689 से लेकर 1698। और जिंजी कहा जाए तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग शिवाजी के बारे में थोड़ा और अच्छे से जाने
ठीक है। तो शिवाजी जिनका कालक्रम 1627 से लेके 1680 एडी तक रहा है, इनके 2 बेटे रहे। इनके कितने बेटे? 2 बेटे, ठीक है। इस 2 बेटे में एक थे संभाजी और एक थे राजा राम। राजा राम संभाजी का काल अगर कहा जाए तो 1680 से 1689 एडी रहता है, और राजा राम का कहा जाए तो 1689 से 1700 एडी रहता है। इसके बाद है कि संभाजी, ठीक है, इनकी पत्नी यशुबाई होती है। इनकी पत्नी का क्या नाम रहता है? यशुबाई, यशुबाई। और इनके पुत्र का नाम होता है साहू, साहू। अगर राजा राम का कहा जाए तो राजा राम के पत्नी का नाम ताराबाई है, ताराबाई। और इनके पुत्र का नाम है, इनके 2 पुत्र थे, ऐसे भी कह सकते हैं। राजा राम के 2 पुत्र, एक थे संभाजी द्वितीय और एक थे शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो इस तरीके से शिवाजी का पूरा ये खानदान ये सब था, ठीक है। के बीच में आप देखिएगा कि 1698 में, ठीक है, राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी घोषित किया था, और राजा राम ने साहू का प्रतिनिधि भी घोषित किया यहाँ सतारा का, और मराठा का स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ से जारी हो गया, ठीक है। अब 1700 एडी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, और इनके मृत्यु के पश्चात इनका जो 4 वर्ष का बेटा रहता है, ये कितने वर्ष का रहता है? 4 वर्ष का, ठीक है। तो 4 वर्ष का बेटा जो शिवाजी द्वितीय है, ताराबाई के संरक्षण में छत्रपति बना। अब ताराबाई ने भी 1700 से 1707 के मध्य मराठाओं के स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा। अब इसी में क्या होता है कि 1707 में मुगल बहादुर शाह प्रथम ने साहू को कैद से स्वतंत्र कर दिया था, और साहू था किनका बेटा? संभाजी को। अब जैसे ही साहू स्वतंत्र होता है, ये सतारा पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है तो ताराबाई से इनका मतभेद हो जाता है, ठीक है। और यही साहू और ताराबाई के बीच में, ठीक है, साहू और ताराबाई के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे खेरा का युद्ध कहते हैं। खेरा का युद्ध, जो कि 1707 में लड़ा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ताराबाई हार जाती हैं और साहू जीत जाते हैं, ठीक है। और जो अधिकार क्षेत्र है सतारा, ठीक है, सतारा, वो किनको मिल जाता है? साहू को मिल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि खेरा के युद्ध के पश्चात साहू का सतारा पे अधिकार हो गया, और ताराबाई, जो ताराबाई है, ये हार कर कहाँ जाती हैं? तो ये हार कर कोल्हापुर चली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खेरा का युद्ध हुआ। इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि खेरा के युद्ध के बाद वारणा की संधि की जाती है। वारणा की संधि की जाती है, ठीक है, जो कि 1731 में होता है। और इस वारणा की संधि में एक ओर से साहू थे जिन्होंने ये सतारा पर अधिकार किया था, और दूसरे ओर से संभाजी होते हैं, संभाजी द्वितीय, ठीक है, जो कि राजा राम के पुत्र थे। अब साहू जो है तो इनको सतारा मिलता है, ठीक है, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है। और ये संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर मिलता है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि 1731 में साहू और संभाजी द्वितीय के बीच वारणा की संधि हुई, और इस संधि के अनुसार साहू को
उत्तरी महाराज ये सतारा का शासक घोषित किया गया और राजा राम का जो दूसरा पुत्र है संभाजी द्वितीय, उनको दक्षिणी महाराष्ट्र के कोल्हापुर का शासक बनाया गया। इसी के बीच में आप देखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ आते हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जो कि साहू के, जब साहू मराठा के राजा थे तब उसमें ये बालाजी विश्वनाथ थे। और उस समय बालाजी विश्वनाथ राजस्व अधिकारी यानी इन्होंने ये संधि करवाई थी। इसके बाद ये खेरा के युद्ध के समय भी थे, खेरा का युद्ध में भी ये थे। साथ ही साथ ये साहू, ठीक है, साहू ने इन्हीं की सेना में, ठीक है, इन्हीं के सहयोग से सतारा को जीता था। और 1731 में मराठा को अब क्या बोला गया था, 1713 में अब ये मराठा समाज क्या हो गया, पेशवा के नाम से जाने लगे। इसी के बीच में अगर हम लोग देखें तो शिवाजी का प्रशासन भी अत्यंत सुगम था, ठीक है, शिवाजी का प्रशासन। तो अगर हम लोग शिवाजी के प्रशासन के बारे में भी बात करें तो इनका प्रशासन भी बहुत अच्छा था, ठीक है, जैसे कि एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र का गठन इन्होंने किया था। बहुत ही अच्छा प्रशासनिक तंत्र का इन्होंने गठन किया। और इनमें सबसे जो सर्वोच्च पद था, यानी कि सबसे ऊंचा पोस्ट, वो छत्रपति का था, ठीक है। इसके बाद कहा जाए तो शिवाजी जो थे तो मुगलों एवं अहमदनगर के प्रशासन से काफ़ी प्रभावित भी थे। और इन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों की मंत्री परिषद जिसे अष्टप्रधान कहते हैं, इसे भी अपने प्रशासन काल में इसे भी इन्होंने शामिल किया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अष्टप्रधान के मंत्री के बारे में, ठीक है, तो इसमें पहला जो होता है पेशवा, ठीक है, दूसरा होता है अमात्य जिसे मजूमदार भी कहते हैं, तीसरा होता है सचिव या शुरू-नवीस भी इसे कहा जाता है, ठीक है, शुरू-नवीस। इसके बाद आते हैं दबीर सुमंत। इसके बाद आते हैं सर ए नौबत। इसके बाद आते हैं वाक्या नवीस। इसके बाद आते हैं पंडित राव। इसके बाद आते हैं न्यायाधीश, ठीक है। तो शिवाजी के प्रशासन में ये कुल 8 मतलब अष्टप्रधान थे। पेशवा कहने का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अमात्य कहने का मतलब होता है वित्त आयोग। सचिव या शुरू-नवीस जो होते हैं इसे हम लोग लेखाकार कहते हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। और दबीर ए सुमंत कहने का मतलब होता है विदेश मंत्री। सर ए नौबत कहने का मतलब होता है सैन्य मंत्री।
वाक्यान्वित हम लोग कहते हैं गृह मंत्री को, कहते हैं ना कि बहुत बात करता है गृह मंत्री, या इसी को हम लोग दरबार भी कहते हैं। पंडित राव जो होते हैं वो धर्म के कार्य को देखते हैं, धर्म के कार्य को, और न्यायाधीश का काम होता है न्याय, ठीक है। तो ये न्याय के कार्य को देखते थे। यानी अगर कहा जाए तो शिवाजी का प्रशासन बहुत ही अच्छा था। यानी शिवाजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र भी स्थापित किया, और मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च सत्ता छत्रपति में ही क्या था, निहित था इसमें, ठीक है। और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों एवं अहमदनगर से भी प्रभावित थी, और इन्होंने 8 मंत्रियों के मंत्री परिषद अष्टप्रधान के भी गठन की थी। यानी कि शिवाजी का प्रशासन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब इसके बाद अगर बात करें कि शिवाजी का राजस्व व्यवस्था कैसा था, ये चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग बात करें शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में, तो शिवाजी की आर्थिक व्यवस्था जो थी या राजस्व व्यवस्था जो थी, तो इन्होंने अहमदनगर के प्रधानमंत्री, ठीक है, ग्रहण कहाँ से किया था, तो ग्रहण किए थे अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर से इन्होंने ग्रहण किया है। मलिक अंबर से इन्होंने ग्रहण किया था, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने, शिवाजी ने रैयतवारी व्यवस्था को भी अपनाया है। ये रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया है। और शिवाजी के काल में, यानी कि शिवाजी के समय जो टैक्स की दर थी, यानी कर की दर थी, वो 33% थी। कितना प्रतिशत? 33%। और शिवाजी ने 2 नए कर भी लगाए थे। पहला लगाए थे चौथ कर यानी कि 1/4 भाग, और एक लगाए थे सरदेशमुखी जो 1/10 भाग है। अब ये चौथ कर और सरदेशमुखी कर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कर कहने का मतलब होता है कि उपज का 1/4 भाग दूसरे राज्यों से प्राप्त करना, चौथ कर होता है। और सरदेशमुखी भाग कहने का मतलब होता है, सरदेशमुखी का, कि उपज का 1/10 भाग अपने राज्य से प्राप्त करना, ठीक है। ये दोनों कर है। अब कर वसूलने वाले मुख्य राजस्व अधिकारी है, ये सब जो कर, ठीक है, ये दोनों जो कर वसूलता था, ठीक है। तो कर वसूलने वाले अधिकारी को, ठीक है, देशमुख, देशपांडे या पाटिल कहा जाता था। ठीक है। इसी के बीच में देखिएगा कि शिवाजी के काल में ही साम्राज्य का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। इनके काल में देखा जाए तो साम्राज्य का विभाजन हुआ, ठीक है। चलिए साम्राज्य विभाजन भी देख लेते हैं। साम्राज्य विभाजन, ठीक है। तो इनके विभाजन में देखेंगे तो सबसे पहले स्वराज्य होता है। स्वराज्य कहने का मतलब छत्रपति स्वयं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रांत।
प्रांत में रहते हैं सूबेदार। इसके बाद आइएगा तो प्रांत को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले में रहता है परगना, दूसरे में रहता है तरफ और तीसरे में रहता है मौजे। तरफ को कहते हैं गांव, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें, ठीक है, कि शिवाजी के समय सैन्य व्यवस्था कैसा था। सैन्य व्यवस्था, तो इनकी सैन्य व्यवस्था 2 तरीके से थी, ठीक है। इनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी? 2 तरीके से। पहला था बरगीर, ठीक है, और दूसरा था सिलेदार, ठीक है। बरगीर कहने का मतलब है कि इनके पास शासन है, ठीक है। इनके पास क्या क्या रहेगा? इनके पास घोड़े रहेंगे, इनके पास शस्त्र भी रहेगा, इनको वेतन दिया जाता है, किन्हें? बरगीर को, ठीक है। यानी इनके पास घोड़े हैं, शस्त्र हैं, वेतन मिला, इनके पास संसाधन भी है। इनके पास क्या रहता है? संसाधन भी रहता है। जबकि सिलेदार जो होता है तो इन्हें अपना खर्च स्वयं करना पड़ता है। इन्हें अपना खर्च स्वयं करना पड़ता है, ठीक है। अपने शस्त्र भी लेने पड़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मराठाओं के सैन्य व्यवस्था में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। एक होते थे बरगीर, दूसरा सिलेदार। बरगीर कहने का मतलब राज्य ही इनके लिए समस्त साधनों का प्रबंधन करता था, और सिलेदार कहने का मतलब कि यह अपना खर्च स्वयं वहन करता था। साथ ही साथ इन्हें वेतन के रूप में भूमि आवंटित की जाती थी। यानी सिलेदार को भूमि मिलता था और इन्हें सैलरी मिलता था। यहाँ से हमारा मराठा साम्राज्य खत्म हो गया और यहाँ से एक नया काल आएगा जिसे हम लोग पेशवा काल कहते हैं, जो 1713 से 1818 एडी तक चलेगा, ठीक है।